Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanbal. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो लेसन डिस्कस किया था वो हमने लिया था क्लास 7th, सब्जेक्ट था हिस्ट्री। और इसमें हमारा जो टॉपिक था, जो लेसन था, वो था द दिल्ली सुल्तान। स्टूडेंट्स, इसको हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जिस पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे वो है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। इसमें हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सुल्तान ने कैसे अपने राज्य को एक्सपेंड किया था फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। जो दिल्ली की जो सीमा थी, जो दिल्ली सुल्तान की जो सीमा थी, वो गैरिसन टाउन से कैसे आगे एम्पायर तक फैल गई। तो लेट्स बिगिन। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultan really went beyond heavily towns occupied by garrison. The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and therefore depend upon trade, tribute and plunder for supplies. Students, जो दिल्ली सुल्तान की जो सीमा है वो 13th सेंचुरी, अर्ली 13th सेंचुरी तक ज़्यादा से ज़्यादा गैरिसन टाउन तक ही सीमित थी। उनकी जो राज्य की जो सीमा थी वो अर्ली 13th सेंचुरी तक गैरिसन टाउन से आगे नहीं थी। और इसमें जो हिंटरलैंड थे, हिंटरलैंड होता है जो गैरिसन टाउन से बाहर की जो ज़मीन थी, बाहर का जो एरिया था, वो उनके कंट्रोल में नहीं था। अब उनको सप्लाईज़ के लिए इन हिंटरलैंड्स पर क्या रहना पड़ता था, डिपेंड रहना पड़ता था। वहाँ से हिंटरलैंड के लोगों से के साथ वो ट्रेड करते थे, वहाँ से सप्लाईज आती थी, जिससे वो क्या करते थे, अपने राज्य को चलाते थे। तो कभी कभार इनको ट्रिब्यूट भी मिल जाती, भेंट वगैरह जिसको, और कभी कभार इनको क्या करना पड़ता था, प्लंडर फॉर सप्लाई, इनको लूट मार भी करनी पड़ती थी। Controlling garrison town in the distant Bengal and Sindh, Delhi was extremely difficult. A rebel bar bad weather could snap for fragile communication route. दिल्ली से बाहर जो गैरिसन टाउन थे, जैसे कि बंगाल है या सिंध है, जो बहुत ही दूर थे। अब दिल्ली से उन गैरिसन टाउन को जो सिंध में और बंगाल में, उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। इसमें बहुत सारी चीज़ें रुकावट या बाधा बनती थी, जैसे कभी कभार बैड वेदर भी बनता था, कभी कभार दूसरे राज्यों से क्या होता था, रिवोल्ट भी हो सकता था, या बाढ़ तक नौबत पहुंच सकती थी। और बैड वेदर भी एक ऐसी वजह थी जिससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन रूट में प्रॉब्लम आती थी। उन दूसरे गैरिसन टाउन से जो सिंध और बंगाल में थे, उनके साथ कम्युनिकेशन राब्ता नहीं बन पाता था। द स्टेट वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय द मंगोल। और जो दिल्ली सुल्तान थे उस वक्त, उनको मंगोल से भी क्या था, डर था, क्योंकि मंगोल ऐसे थे जिनका एक्सपेंशन बढ़ता ही जा रहा था। और जब मंगोल कहाँ से थे, अफ़गानिस्तान से थे। अब दिल्ली सुल्तान को डर था कि मंगोल कहीं रेबल ना कर दे, कहीं क्या कर दे, अटैक ना कर दे। दूसरा, उनके जो गवर्नर थे, उनके अपने जो खुद गवर्नर थे, उनसे भी उनको क्या कहता था, बगावत की बू आती रहती थी कि कहीं वो भी बगावत ना कर बैठें, जिससे सुल्तान की वीकनेस को देखकर वो क्या करें, कमजोरी का फ़ायदा उठा सकें। द सुल्तान बेयरली सर्वाइव। इस तरह सुल्तान को सर्वाइव रहने के लिए बहुत सारे चैलेंजों को क्या करना पड़ता था, झेलना पड़ता था। इट्स एक्सपेंशन आकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। डियर स्टूडेंट, जो पहले मुस्लिम किंग्स थे, या जो अर्ली टर्किश डायनेस्टी थे, अर्ली टर्किश रूलर थे मुस्लिम के, वो दिल्ली को इतना एक्सपैंड नहीं कर पाए, दिल्ली सल्तनत को इतना एक्सपैंड नहीं कर पाए जितना कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया और मोहम्मद तुगलक ने किया। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली को एक्सपैंड सबसे ज़्यादा किया। इन्होंने इतना इसमें एफर्ट लिया, इतना इनिशिएटिव लिया कि इन्होंने दिल्ली की जो सीमा है वो एम्पायर तक पहुंचाई। द फर्स्ट सेट ऑफ द कैंपेन, इसके लिए इन्होंने दो तरह के कैंपेन चलाए। एक था इंटरनल फ्रंटियर और दूसरा था एक्सटर्नल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हिंटरलैंड
को क्या करना, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हिंटरलैंड मैंने आपको बताया कि वो लैंड जो गैरिसन टाउन के आसपास थी, नज़दीक थी, उनको कंट्रोल करना शुरू किया। वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, ड्यूरिंग दी कैंपेन फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर कर दिया गया, जो कि कहाँ पर थे, गंगा और जमुना नदी के किनारे पर जितने भी फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया। गैदर्स एंड पेस्टर्स एक्सपेल फ्राम देयर हैबिटेट, वहाँ पर जो चरवाहे थे या गैदर थे उनको क्या कर दिया, उनके एरिया से निकाल दिया गया। दीज लैंड वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर, और ये ज़मीन उन्होंने किसको दे दी, पीजेंट्स और एग्रीकल्चर को दी, ताकि वो वहाँ पर खेती कर सके। न्यू fortresses and towns were established to protect trade route and to promote regional trade, वहाँ पर उन्होंने नए नए फोर्ट बनाए, किलेबंदी की, टाउन्स बनाए और ट्रेड रूट बनाए, ताकि तिजारत को क्या करे, तिजारत को एक तेजपन मिल सके, तिजारत आगे से आगे बढ़ सके और रीजनल तिजारत ज़्यादा हो सके। द सेकंड एक्सपेंशन, जो दूसरा इनका जो कैंपेन था उसमें एक्सटर्नल फ्रंटियर इन्होंने किसकी मदद से लिया, मिलिट्री एक्सपेडिशन की मदद से। इसमें वो इन्होंने किस एरिया से शुरू किया, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया इन्होंने, और ड्यूरिंग द रियान ऑफ किसके राज में, किसकी हुकूमत है, अलाउद्दीन खालजी की हुकूमत में। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, वो उन्होंने शुरू किया, जो एक्सटर्नल फ्रंटियर दूसरा जो कैंपेन था वो अलाउद्दीन खालजी की हुकूमत में शुरू किया, और वो कब का समाप्त हुआ, मोहम्मद तुगलक की हुकूमत में समाप्त हुआ। इन देयर कैंपेन सुल्तान आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेस, स्लेव्स कैरिड अवे। अब इनकी जो इस कैंपेन के द्वारा सुल्तान ने बहुत सारी आर्मीज़ को कैप्चर किया, सुल्तान आर्मी ने एलिफेंट्स को कैप्चर किया, हॉर्सेस को, स्लेव्स को, एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल, और प्रीशियस मेटल को भी क्या किया, कैप्चर किया था। बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक रियान, जब मोहम्मद तुगलक का रियान, बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक रियान, the armies of the Delhi Sultanate marched across a large part of subcontinent. They defeated rival army, sieged army. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed realism. By the end of, अगर हम मोहम्मद तुगलक के राज के एंड तक की बात करेंगे तो उसके एंड तक दिल्ली सुल्तान हैड मार्च अक्रॉस लार्ज पार्ट, तब तक उन्होंने हिंदुस्तान के मोस्ट एरियाज़ को अपने कब्जे में कर लिया था। मोहम्मद तुगलक के रियान के एंड तक दे हैड डिफीटेड, इन्होंने बहुत सारी राइवल्स की आर्मी को क्या किया था, डिफीट किया था, उनकी सीरीज़ को सीज किया था, अपने कब्जे में किया गया था। और दूसरा द सुल्तान, और सुल्तान ने टैक्स भी इकट्ठा करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ कि टैक्स जब ज़्यादा इलाका इनके पास हो गया तो ज़्यादा टैक्स आने लगा, और जिससे क्या हो गया, इनके काम अच्छी तरह से चलने लगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है द मस्जिद। ए मॉस्क इज़ कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक लिटरेरी, ए प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेफरेंस टू अल्लाह। मॉस्क को हम अरबी भाषा में मस्जिद कहते हैं। मस्जिद वो जगह है जहाँ पर मुस्लिम लोग अपने अल्लाह का झुककर सजदा करते हैं। इन ए कॉन्ग्रेशनल मॉस्क, मस्जिद जामिया मस्जिद, मुस्लिम ऑफर देयर प्रेयर नमाज टुगेदर। कॉन्ग्रेशनल मॉस्क हम उसको कहते हैं जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ द कॉन्ग्रेशनल चूज द मोस्ट लर्नड मेल एज द लीडर फॉर द रिचुअल ऑफ प्रेयर। जो मेंबर होते हैं इस कॉन्ग्रेशनल मॉस्क के, वो सभी एक लर्नड मेल मेंबर को चुनते हैं अपना लीडर, जो कि मज़हब के बारे में अच्छी तरह जानता हो, तो उसको चुनते हैं ताकि वो उनको प्रेयर के रिचुअल सिखाता है। ही आल्सो डिलीवर्ड द sermon ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। ये जो लीडर है जिसको हम इमाम कहते हैं, ये जो जुम्मे की नमाज होता है उस वक्त ये उन सबको सरमन डिलीवर करके बताता है। सरमन होते हैं, उनको खुतबा सिखाता है। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड्स फेसिंग मक्का। इन इंडिया दिस इज टू द बेस्ट, दिस इज कॉल्ड किबला।
ड्यूरिंग प्रेयर के दौरान मुस्लिम का जो चेहरा होता है वो फेस मक्का की तरफ करके रखते हैं। इन इंडिया और हिंदुस्तान में जो वेस्ट की तरफ है, दिस इज कॉल्ड किबला, और इसको हम किबला कहते हैं। दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटी ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने दिल्ली सिटी में जिन सब कॉन्टिनेंट पर उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई थी, उन्होंने बहुत सारी क्या बनाई थी, मॉस्क मस्जिद बनाई थी। दीज डिमॉन्स्ट्रेशन देयर क्लेम टू प्रोटेस्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। उनका क्या मकसद था कि इस्लाम को फैलाना और मुसलमानों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। मॉस्क आल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर हु शेयर ए बिलीफ सिस्टम एंड कंडक्ट ऑफ कोड। यहाँ पर वो क्या दिखाना चाहते थे कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और हमें इस पर क्या रखना चाहिए, तहे दिल से विश्वास रखना चाहिए और हमें इसका ही सजदा करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे ए क्लोजर लुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका अगला पॉइंट।